हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संगीता पाठशाला में। मैं संगीता मोदक आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। हम लोग लास्ट जो वीडियोस है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। हम लोग आज इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने निर्धनता किसे कहते हैं उसके बारे में और भी कई कई सारे इम्पॉर्टेंट बातें करी थी। आज हम लोग निर्धनता रेखा और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस है वो करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग ऊपर आई बटन पे चेक करेंगे, मैंने लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 का, और पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने जो है लिंक दिया हुआ है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज हम लोग पार्ट 2। आज हम जो पहली टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है निर्धनता रेखा यानी कि पॉवर्टी लाइन। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर यानी कि मिनिमम जो लेवल है उससे नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, हम जानते हैं कि हमें अपने जीवन में हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे नीड्स है वो है आपका घर, कपड़ा, मकान, यानी कि रहने के लिए छत, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा। ये 3 चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन 3 चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे, ये आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। जगह यानी कि कोई जगह हो और जो समय है उसके अनुसार जो है निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। उसके जो पैमाने हैं, मापदंड है, वो अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। ठीक है, अब भाई हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनके पास कार नहीं है, तो क्या वो निर्धन है? नहीं। अमेरिका में ये माना जाता है कि जिनके पास कार नहीं है वो निर्धन है, जबकि भारत में अब भी कार रखना जो है एक विलासिता मानी जाती है। ठीक है, हम में से बहुत सारे लोगों के पास, हम लोग निर्धन नहीं है लेकिन हम इसे विलासिता मानते हैं। लग्जरियस जो चीज़ें हैं हम हर कोई करना नहीं चाहता है या फिर उन सब चीज़ों में पैसे बर्बाद करना नहीं चाहता है, तो हम उसे निर्धन नहीं कहेंगे जिसके पास कार नहीं है। तो ये जगह के हिसाब से क्या हो गई, जो निर्धनता रेखा की जो एक डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो बदल गई। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, निर्धनता रेखा का जो आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित आवश्यकताओं पर आधारित होती है। जो हमारी अभी के जो आवश्यकताएं हैं उसके ऊपर जो है वर्तमान आवश्यकताओं के ऊपर आधारित होती है निर्धनता रेखा का जो हम लोग आकलन करते हैं वो। अब देखिए, खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यकता जो है आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। हमारे जीवन में हमें जो जो चीज़ें चाहिए, खाने की जो आवश्यकताएं हैं वो इन सब चीज़ों से मिलकर के, अनाज, दाल, सब्जी, दूध इत्यादि से मिलकर के जो होती है पूरी होती है, जिससे हमें कैलोरीज मिलती हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि बाद में वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हम काम कर पाते हैं, अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं। ठीक है, मतलब काम करने के योग्य बन पाते हैं। अगर हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती है। हर एक को एक जैसी कैलोरीज की आवश्यकता नहीं होती है, हर एक को एक जैसे खाने की ज़रूरतें नहीं होती है। आयु के हिसाब से यानी कि एज के हिसाब से, लिंग यानी कि आपका जेंडर के हिसाब से, महिला है या पुरुष है, उनके काम करने की क्षमता या प्रकृति के हिसाब से जो है ये कैलोरीज जो है वो बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पे 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। यानी कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को प्रतिदिन की जो आवश्यकता कैलोरी है वो कितनी है, 2400 है। और जो हमारे नगरीय क्षेत्र में रहने वाले हैं यानी कि अर्बन एरियाज़ में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो प्रतिदिन कैलोरी है वो क्या है, आपकी 2100 है। ठीक है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी कैलोरी अपेक्षाकृत ज़्यादा है किनसे, जो नगरीय क्षेत्र में रहने वाले हैं उन लोगों से, यानी कि शहरों में रहने वाले लोगों से ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत किन्हें पड़ती है, जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ज़्यादा काम करते हैं, वो ज़्यादा मज़दूर होते हैं, वहाँ पे उन्हें शारीरिक श्रम ज़्यादा होती है, इसीलिए उनकी कैलोरीज भी ज़्यादा होती है। उसकी अपेक्षाकृत जो है आपका नगरीय क्षेत्र में कम होता है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है पॉइंट,
इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये प्रति माह किया गया था। यानी कि 2011-12 का अगर हम लोग आंकड़ा देखते हैं कि उसके परिकल्पना के आधार पर हम लोगों ने देखा कि जो निर्धन है वो ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई आपका प्रति माह 816 रुपये कमा रहा है या उसके नीचे कमा रहा है तो वो निर्धन कहलाएगा। और शहरी क्षेत्र में अगर कोई 1,000 रुपये या उससे नीचे कमा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका निर्धन कहलाएगा। ठीक है, वो निर्धन रेखा के अंतर्गत कहलाएगा क्योंकि वो अपनी पूरी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाएगा। अब आगे, इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4,080 रुपये प्रति माह से कम हो। यानी कि जो लोग 4,080 रुपये प्रति माह से कम कमा रहे हैं, 5 सदस्य वाले लोग, फैमिली में अगर 5 लोग रह रहे हैं और उनकी आय जो है गाँव में 4,080 से कम है तो वो भी गरीब कहलाएंगे, यानी कि निर्धनता रेखा के अंतर्गत कहलाएंगे। इसी तरह से के परिवार जो शहरों में रहते हैं वो उनकी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 5,000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। यानी कि 5,000 रुपये अगर वो कमा पा रहा है तो या फिर उससे कम कमा पा रहा है, 5,000 से कम अगर वो कमा रहा है तो वो निर्धनता रेखा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, 5 परिवार वाले लोगों के लिए, परिवार के लोगों के लिए हम ये बात कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर जो है बदलती रहती है। सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। इसका मतलब ये जो है बदलती है हर 5 वर्ष में। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा किए जाते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। NSSO का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा कि निर्धन रेखा का जो आकलन है वो कौन करता है। अब है, विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। जैसे $1.9 जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर हम लोग जो है उसको किसके आधार पर करते हैं, $1.2 के आधार, $9 के आधार पर। ये विश्व बैंक की जो है एक जो मानक है, समान मानक है जो कि हर एक के लिए लागू है। अब देखिए आगे, निर्धनता के अनुमान। जैसे कि आप इस तालिका को देख पा रहे हैं, इस तालिका में हम देख पा रहे हैं कि हमने भारत के निर्धनता के अनुमान को दिखाया है, जिसमें हम लोगों ने जो है तुलना किया है। ठीक है, 1993-4 का आंकड़ा देखिए, 2004-5 का देखिए, 9-10 का देखिए और 11-12 का हम लोगों ने इसमें दिखाया है। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के आधार पर जो स्रोत है उससे हमें मिला है। अब निर्धनता अनुपात इसमें क्या है, प्रतिशत, और निर्धनताओं की संख्या इसमें जो है वो दी हुई है, करोड़ों में निर्धनता की संख्या दी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए भाई, निर्धनता अनुपात जो है प्रतिशत के आधार पर बहुत अधिक है, शहर में है उससे कम। अब देखिए अचानक से 2004 और 5 में देखिए बहुत ज़्यादा घट गई है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में भी 42 हो गई है और शहरी क्षेत्र में 26। इसी प्रकार से 2009-10 में ये घट रही है, ग्रामीण क्षेत्र में घट ही रही है और शहरी क्षेत्र में भी ये काफ़ी ज़्यादा घट गई है। ठीक है, अगर योग देखिएगा तो योग देख सकते हैं। अब निर्धनों की संख्या अगर आप देखिएगा तो देखिए शहरी क्षेत्र के मुकाबले जो है ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लोग जो है आपके निर्धन हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में आपका 300, जैसे हम देख रहे हैं कि 329 आपका जो है 1993 और 94 के अंतर्गत निर्धनता की संख्या दिखा रही हैं हमें। वही शहरी क्षेत्र में 75 करोड़ की संख्या दिख रही है हमें। ठीक है, और उसी प्रकार से देखिए ये घटी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला है। घटी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारे जो आंकड़े हैं, और ऑटोमेटिकली हमें अभी देखने को मिलेगा कि निर्धनता की जो संख्या है वो गिरी है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे काम करना या फिर पॉलिसीज़ का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना हमें ज़रूरी है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकेंगे, इस संख्या को और घटा पाएंगे। आगे देखते हैं, आइए। अब है असुरक्षित समूह। जो गरीब होते हैं, जो निर्धन होते हैं, वो हमेशा असुरक्षित समूह में ही आते हैं। उनमें से भी कुछ विशेष समूह है, वो कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे आप इस तालिका को देख रहे हैं
तो आइए जान लेते हैं इसमें क्या है। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं, ठीक है, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में जो है आपका सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर जो है परिवार हैं, ठीक है। आप निम्नलिखित आरेख में देख पा रहे हैं सभी समूहों के निर्धनता लोगों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। अगर आप देख पा रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति में अगर हम 100% में कहें तो 43% जो लोग हैं वो क्या है आपका निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा देखिए वही है इस पायदान में आगे, जो कि निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं। अब है अनुसूचित जनजाति हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद आता है अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो वो आपका जो है 29% लोग जो है वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं भारतीय निर्धनता अनुपात औसत, ठीक है। अब आइए कि अनियत कृषि श्रमिक जो है आपका वो जो है ग्रामीण क्षेत्र में 34% है और अनियत गैर कृषि श्रमिक जो है वो शहरी क्षेत्र में आपका 34% है, क्योंकि हम जानते हैं कि गाँव में जो भी लोग हैं वो ग्रामीण श्रमिक ही कृषि ही कहलाएंगे, जो कि आपके गरीब हैं, और जो आपका कृषि श्रमिक जो है वो गरीब कहलाएंगे, और शहरी क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो ये कहलाएंगे आपके जो गैर कृषि श्रमिक है, क्योंकि शहरों में तो वो कृषि का काम करेंगे नहीं, दूसरे कामों में वो संलग्न रहते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हम देख पा रहे हैं कि गरीबी रेखा के वजह से कितने सारे लोग जो है 2 वक्त की रोटी को अपने छत के लिए जो है उसको वो लोग नहीं अपने लिए अर्जित कर पा रहे हैं, और वो गरीबी रेखा में ही रह रहे हैं, जिससे कि उनकी आगे की जो भविष्य है वो भी आगे की जो पीढ़ियां हैं वो भी उसी के अंतर्गत आ जा रही है, ठीक है। तो इसके आगे की जो पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। एक कहानी के द्वारा हम लोग समझेंगे कि इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके जो है और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को समझने के लिए, देखने के लिए। कोई भी क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ आप अपने जो भी क्वेरीज़ है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे। मैं आपकी क्वेरीज़ को ज़रूर देखूंगी और कोशिश करूंगी कि जो भी सॉल्यूशंस है वो आप तक पहुंचा पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आप ऐसे आगे वीडियोज़ में बने रहें। इस चैप्टर में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट को लिख के हमें अपने डिफ़िकल्टीज़ को बता सकते हैं। और प्लीज़ don't forget to click on the like, subscribe and on the bell button.